नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा न्यूज और मैं आपका होस्ट नितेश रावत। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा में बजट पेश किया 2026-27 का। एक 2.23 लाख करोड़ का बजट पास किया है हरियाणा में। हरियाणा का 2.23 लाख करोड़ का बजट हरियाणा की राजनीति और विकास से में काफी ज्यादा सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारे सीएम, हमारे चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ मतलब कि 200 करोड़ 23 लाख का बजट पेश किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा बजट बढ़ा के पेश किया गया है हरियाणा के लिए। और इस बजट में खास तौर पर गांवों के विकास के लिए, किसान जो हैं उनके लिए और नए जो युवा हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस किया जाएगा। इन पर इस बजट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। काफी तेजी से विकसित होने वाले राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है ये कि हरियाणा को सबसे ज्यादा विकसित होने वाली दिशा में तरफ बजट पेश करना अनिवार्य समझा नायब सिंह सैनी ने। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा जो हुई है उसका असर आम जनता पर देखने को मिलेगा। उन्हें बहुत बड़ा फायदा इससे मिलने वाला है। और इस बजट में सरकार ने गांवों की सड़क, पानी, बिजली और पंचायत स्तर के विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि दी है इस बार। और जो हमारी गांवों की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए पंचायत और स्थानीय निकाय हैं उनको जो संसाधन है उनको देने की योजना बनाई जा रही है और एक नई नीति अपनाई है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। मजबूत गांव मजबूत हरियाणा, ये एक नई नीति बनाई गई है। मजबूत गांव होगा तो हरियाणा मजबूत होगा। और गांव के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए रोजगार जो उसके अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा अगर निर्भर है तो वो है किसान। और इस बजट में किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सिंचाई सुविधाओं की घोषणा की गई है, बिजली सप्लाई में सुधार करने की घोषणा की गई है, फसल भंडारण जो व्यवस्था उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है, किसानों के लिए अलग बिजली वितरण व्यवस्था, एग्री DISCOM जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू करने की बातें और योजना बनाई गई है। और बजट इसलिए पेश किया गया है। इसका फायदा किसानों की जो लागत है उसको कम करने पर होगा और उत्पादन बढ़ाने पर खास फोकस रखा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है भारी खर्चा किया गया है। इस बार हरियाणा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, शहरों के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए और एक परिवहन व्यवस्था और एक नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए ये बजट पास किया गया है, बजट पेश किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से न तो केवल उद्योग बढ़ेंगे बल्कि राज्य में निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा और युवाओं को, नए युवाओं को रोजगार मिलेगा जो कि रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। और महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट के भाषण में कहा कि हरियाणा का भविष्य, हरियाणा की महिला जो युवा है वो और पुरुष युवा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, तभी हरियाणा जो काफी ज्यादा मजबूत दिखेगा। इसलिए रोजगार की योजनाएं लाए हैं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं लाए हैं, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं लाए हैं और स्टार्टअप को सपोर्ट काफी ज्यादा दिया जा रहा है नायब सैनी की सरकार में। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रावधान है वो दिए गए हैं नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। और गवर्नमेंट इसका जो मकसद है इस बार वो यही है कि युवा जो रोजगार है वो जो मांगते हैं, युवा रोजगार मांगते हैं, उन्हें ये रोजगार दिए जाएं, वो भी भारी मात्रा में। और AI मिशन और एक न्यू टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा जोर दिया है हरियाणा सरकार ने। बजट की एक खास बात आज अब की बार ये भी है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया जा रहा है हरियाणा में और युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और भविष्य में नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। और हरियाणा को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये जो फैसला लिया गया है काफी ज्यादा आगे लेके जाएगा। शहरों के विकास के लिए बहुत बड़ा फंड, 500 करोड़ का फंड सिर्फ और सिर्फ शहरों के विकास के लिए, सिटी डेवलपमेंट फंड जो है वो दिया गया है। शहरों की सफाई के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, स्मार्ट सिटी की सुविधाएं बनाने के लिए और नए शहरी परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ का बजट पेश किया गया है चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी की तरफ से। और अग्निवीर और पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया गया है। एक इस बजट में ये बड़ी घोषणा ये भी की गई है कि हरियाणा पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा और युवाओं के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। सरकार ने अब जो है नए जिला बनाने की घोषणा भी की है। हांसी को एक नया जिला जो है वो बनाने की घोषणा की है और स्थानीय प्रशासन यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा और लोगों को सरकारी सेवाएं भी आसानी से मिल पाएंगी।
और पर्यावरण और विकास पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। बजट में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को काफी ज्यादा उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। जल संरक्षण और क्लाइमेट फंड और हरित ऊर्जा पर बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं। हरियाणा को एक सस्टेनेबल स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बजट में किसानों को बेहतर सुविधाएं और युवाओं को नए रोजगार और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं और शहर और गांव दोनों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने की पूरी योजनाएं बनाई गई हैं। और हर वर्ग के लिए बजट पेश किया गया है। 2.23 लाख करोड़ का बजट कोई थोड़ा नहीं होता हरियाणा के लिए। 2.23 लाख करोड़ का बजट काफी ज्यादा बड़ा है और इसका रोड मैप भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस बार हरियाणा का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। दर्शकों को रुक कर लेते दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। अब 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी की जा रही है हरियाणा के अंदर। राज्य के सभी बड़ी जो राजनीतिक दल हैं हरियाणा के, वो उन्होंने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया और वो अपनी पकड़ मजबूत करने में पूरी तरीके से लग चुके हैं। हरियाणा की राजनीति में पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। 2027 के चुनावों के लिए सभी पूरी तरीके से एक्साइटेड है। भारतीय जनता पार्टी इस समय हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगी हुई है, नई योजनाएं ला रही है। नायब सिंह सैनी ने बजट भी पास किया है किसानों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, युवाओं के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 2027 तक चुनाव तक ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जमीन पर उतारी जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस जो हरियाणा में, वो अपनी वापसी करने में लगी हुई है। कांग्रेस महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही है। इन मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जो हमारे एक्स मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी लगातार पूरे प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूरे जो हरियाणा राज्य है उसमें एक्टिव दिख रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काफी ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हरियाणा की जो और भी पार्टियां हैं वो, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो INLD जो है, वो भी अपनी वोट बैंक को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। और 2027 के चुनाव में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि इनेलो और आम आदमी पार्टी भी दिखेंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनीति हो रही है वो हो रही है MSP पर, सिंचाई पर, खेतों की लागत पर और रोजगार पर। खेती में जो लागत आ रही है, जो कीमतों में बढ़ाव हो रहा है, उन पर राजनीति की जा रही है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के ऊपर हरियाणा में राजनीति की जा रही है। दर्शकों रुक कर लेते तीसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में नया स्टेडियम और खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। हरियाणा का जो प्लेयर, जो खेल जगत है, उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ये सामने आई है कि गुरुग्राम में खिलाड़ियों के लिए एक नया और एक अच्छा स्टेडियम सपोर्ट हॉस्टल बनाने की योजना बनाई जा रही है। और हरियाणा के खिलाड़ियों को बेहतर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी और एक अच्छा सपोर्ट हब बनाने की कोशिश की जाएगी। और ये स्टेडियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरुग्राम में की जो पहचान है वो इससे बदल सकती है। अब सपोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो गुरुग्राम में इसलिए चुना गया है क्योंकि गुरुग्राम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और यहाँ अच्छा जो सड़कों का जो रोड नेटवर्क है वो भी है और शहरी सुविधाएं और राष्ट्रीय की जो राजधानी क्षेत्र है वो उससे अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी कर पाता है दिल्ली से, इसलिए इसे चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित करना काफी ज्यादा इस जो ये स्टेडियम की योजना बनाई गई है ये काफी ज्यादा मतलब कि आसान हो जाएगा। इससे स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रतियोगिता एक बहुत बड़ा सेंटर गुरुग्राम में बनने को जा रहा है और ये स्टेडियम मल्टी स्पोर्ट ट्रेनिंग में की सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। एथलेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे और इंडोर गेम्स एरिया जो है वो भी रहेगा। इसमें इंडोर गेम्स का क्षेत्र भी रहेगा, जिम और फिटनेस सेंटर भी रहेगा, फुटबॉल और क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड भी रहेगा और डिजिटल ट्रेनिंग सिस्टम भी रहने वाला है। ये स्टेडियम खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करवाएगा और हरियाणा राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहरों में अब नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें यहीं पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं। स्पोर्ट हॉस्टल में खिलाड़ियों को रहने की सुविधा, फिटनेस सपोर्ट, पोषण युक्त भोजन जो कि एक अच्छा भोजन ट्रेनिंग के लिए जो कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माहौल, ये सभी यहाँ पे दिया जाएगा। और हरियाणा वो देश के उन राज्यों में से जहाँ के खिलाड़ी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक तक जाते हैं और चाहे वो एथलेटिक गेम हो, चाहे वो शूटिंग गेम हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कुश्ती हो, अच्छी सब जगह अच्छा प्रदर्शन भारत का में हरियाणा का देखने को मिलता है। और
जो ये महिला खिलाड़ी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। महिला खिलाड़ियों के सामने सुरक्षित रहने की सुविधा यहाँ पर रखी जाएगी और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अलग बनाया जाएगा। संसाधनों की जो कमी थी वो यहाँ पे उनको दी जाएंगी और स्पोर्ट हॉस्टल में महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित वातावरण, अच्छी ट्रेनिंग और एक लॉन्ग टाइम के लिए तैयारी करवाई जाएगी। और फ्यूचर में महिला खिलाड़ियों की संख्या इससे और भी ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। गुरुग्राम में जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका उनको मिलेगा। और राज्य में हाई लेवल की ट्रेनिंग और अच्छी कोचिंग, अच्छी जो तैयारी हर गेम की इससे देखने को मिलेगी। और खिलाड़ियों के लिए जो गुरुग्राम है उसमें ये बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये खेल स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और ट्रेनिंग सेंटर बनने को जा रहा है। गुरुग्राम के अंदर है ये पूरा स्टेडियम बनने को जा रहा है, जो इसकी पूरी घोषणा कर दी गई। दर्शकों, रुक कर लेते चौथी बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी और पूर्वी मतलब कि वेस्ट और ईस्ट उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है। मौसम विभाग ने पश्चिम और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके कई जिलों में मौसम बदलाव का अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पे तेज आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की जो अलर्ट है वो जारी किया गया। 30 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। और मौसम विभाग ने वेस्ट और ईस्ट उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा है कि वहाँ तेज हवाएं और बारिश हल्की देखने को मिल सकती है और कई जगह ओलावृष्टि। नोएडा, प्रयागराज और उसके जो आसपास के और भी जिले हैं उनमें बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एकदम से मौसम बदला, ये बदला पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिम से आने वाली जो ठंडी और जो हवाएं हैं और जो नमी है हवा में, वो उत्तर भारत के मौसम को पूरी तरीके से बदल सकती है और इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिलेगा। आंधी और बारिश उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी और ओलावृष्टि भी। मौसम बदलाव का जो सबसे ज़्यादा असर है, सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो वो पड़ेगा किसान भाइयों पर। हमारे किसान भाई जो उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगी। इस समय गेहूं की फसल है वो कटने की कगार पर है। अब जब ओलावृष्टि हो जाएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल जो अभी पकी नहीं है, गेहूं की फसल जो पकी नहीं है वो पूरी तरीके से गिर सकती है और पूरा मतलब कि किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी। मौसम विभाग ने इसके लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। और आंधी बारिश के साथ साथ बहुत से क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। खेतों में काम करने से जो अलर्ट जारी किया है, कहा है कि खेतों में काम करने में सावधानी बनाए रखें लोग और मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम करें और खुले मैदान में बिल्कुल भी ना करें और पेड़ के नीचे खड़े ना हो। ये कुछ चेतावनियां दी हैं हमारे आईएमडी ने। मौसम विभाग के अनुसार जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जहाँ जो बारिश है उससे राहत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेज़ हवाएं चल रही हैं और कुछ लोगों की जो परेशानी है वो चिंता में पड़ गए हैं, ज़्यादातर हमारे किसान भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो वो किसानों को होगा। दर्शकों, रुक कर लेते पांचवी सबसे बड़ी खबर की और जो कि आ रही है हरियाणा की तरफ से। हरियाणा के HSSC ग्रुप सी की भर्ती 2026 के जो 1952 पद हैं उन पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 1952 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े बड़ी ये खबर सामने आ रही है। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भर्ती जो होने वाली है वो उन उम्मीदवारों के लिए होगी जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं। इस भर्ती में हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों ने स्टेनो और संबंधित जो पद हैं उन पर नियुक्ति इसमें होगी। अब जो SSC ग्रुप सी भर्ती है वो 2026 के देखी जाए तो 1952 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसमें विभिन्न भागों में स्टेनो, टाइपिस्ट और भी अन्य पदों पर ये भर्ती की जाएगी। और इसमें जो चाहिए वो 12वीं पास हों, आप ग्रेजुएट हों और CET क्वालिफाई कर चुके हों, उनकी भर्ती होगी। गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपके लिए कुछ मतलब कि कुछ नियम है, वो है CET ग्रुप सी को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 12th पास जो है वो उनके पास योग्यता है जो आवश्यक होनी चाहिए 12th पास की, जो कम से कम 12th पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग स्किल उनकी होनी चाहिए उनमें। और 18 से 42 वर्ष तक के कोई भी युवा आवेदन कर सकता है। HSSC ग्रुप सी भर्ती की जो प्रक्रिया वो 3 उनमें होगी, मतलब कि 3 चरणों में होगी।
पहला चरण होगा सीईटी स्कोर जो है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग में डाला जाएगा। दूसरे चरण में आपकी राइटिंग परीक्षा होगी, राइटिंग में जो एग्जाम होगा वो होगा, और तीसरे चरण में आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इन तीनों चरणों में सफल होने के बाद जो है आपका जो चयन है यानी कि आप चुन लिए जाओगे। ये एचएसएससी को से बड़ी खबर इस समय की आ रही है हरियाणा की तरफ से। दर्शकों रुक कर लेते हैं छठवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में एक बड़ा हादसा, एक बिल्डिंग हादसा देखने को मिला है। वहां पे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जहां पे सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है और लोगों को बचाने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम से गिर गया। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत लोग घायल हो चुके हैं। इस हादसे ने बहुत से जो वहां के लोग रहने वाले हैं उनमें अफरा तफरी मचा दी और बिल्डिंग की सुरक्षा और निर्माण की जो उसकी वो है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो हादसा है प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में हुआ है, कोल्ड स्टोरेज परिसर में हुआ है और ये बिल्डिंग का एक हिस्सा एकदम से अचानक से गिर गया। नीचे बहुत से मजदूर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्हें रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर आकर उनका जो बचाव कार्य है वो शुरू किया। इसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, बहुत लोग घायल हो चुके हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से चल रहा है। फायर ब्रिगेड बुलाई गई है, पुलिस आ चुकी है और हम वहाँ का जो प्रशासन है वो भी वहाँ पर पहुँच चुका है। रेस्क्यू टीमों ने ये घंटों तक मलबा हटाने की कोशिश में अभी भी जारी है। घंटों हो चुके, मलबा हटाते हटाते 18 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है अभी तक। उत्तर प्रदेश तरफ से बड़ी खबर। दर्शकों रुक कर लेते 7वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। 597 करोड़ का बैंक फंड गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसका गबन किया और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 597 करोड़ के घोटाले से जुड़े आरोपियों को गवर्नमेंट के अधिकारियों ने अरेस्ट किया है। एंटी करप्शन एजेंसियों की जांच से ये पता चला और इस मामले में जैसे जैसे खुलाते होते चले गए मामला सरकारी जो खाते हैं उनमें बड़ा फंड ट्रांसफर किया गया था, बड़ा गबन किया गया था, फिर उनकी अरेस्टिंग भी की जा चुकी है। सरकारी विभागों के खातों में बड़ी रकम जो है वो गलत इस्तेमाल उसका देखने को मिला। सरकारी योजना और विभागीय खातों में जो धनराशि थी वो बैंक सिस्टम के जरिए मतलब अनधिकृत तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया था और उसे सेफ रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सेफ रखा गया था और अलग अलग खातों में कंपनियों के जरिए उन्हें घुमाया जा रहा था। और इस केस में जांच के दौरान ये पता चला कि गवर्नमेंट अधिकारी जो हैं उन पर ही ये एंटी करप्शन है वो सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वित्तीय पदों पर बड़े कार्यरत अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया है और ये जांच एजेंसियों के मुताबिक इस घोटाले का तरीका जो था वो ये था कि सरकारी खातों में रकम निकाली जाए सरकारी खातों से और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सेल कंपनियों के जरिए पैसा आगे ट्रांसफर किया जाए। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दर्शकों रुक कर लेते हैं 8वीं सबसे बड़ी खबर की ओर जो आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश पुलिस जो हैं वो अपराधी हैं उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें गिरफ्तारी अभियान भी चल रहा है, एनकाउंटर की कार्रवाई चल रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत बहुत ज्यादा फास्ट कार्रवाई की जा रही है। सरकार ये कह रही है कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण और आम जनता की सुरक्षा करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस अभियान में पूरा हाथ धो के लग पड़ी है। अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है और बदमाशों की तलाश में लगी हुई उत्तर प्रदेश पुलिस और गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्तियों की जो उन्हें जब्त कर दिया जा रहा है और हर जिले में एक साथ जो ये अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों में पूरा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को पूरा कुर्क किया जा रहा है, संपत्ति जो है उनको सील किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और बड़े बड़े सख्त कानून उन पर लगाए जा रहे हैं। गैंगस्टर्स में बड़ा पूरा तरीके से अफरा तफरी का माहौल, एक हलचल मच चुकी है गैंगस्टर समाज में। दर्शकों रुक कर लेते हैं 9वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़ा पुलिस एक्शन चलाया जा रहा है। जो कि मैंने अभी बताया आपको, बड़ा पुलिस का जो हाथ है, मतलब पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है अपराधियों को गिरफ्तार करने में। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त नीति जो है वो अपनाई जा रही है और अपराध नियंत्रण के लिए फ्री हैंड किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस को। कई जिलों में बहुत ज्यादा छापेमारी की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और रात की
को जो पेट्रोलिंग जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ का साफ फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दिया गया है। दर्शकों, रुख कर लेते 10वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा 2026 तक के बड़े प्रोजेक्ट हैं और इन प्रोजेक्ट्स में ये निर्देश भी दे दिए गए हैं कि बड़े मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट्स तैयार कर दिए जाएंगे। हर राज्य मतलब कि जो हमारा हरियाणा राज्य है उसके हर जिले में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना, मेडिकल शिक्षा जो देना वो फर्स्ट प्रायोरिटी मान रही है गवर्नमेंट। वहीं मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हरियाणा की और स्वास्थ्य ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं हरियाणा की और डॉक्टरों की कमी होती जा रही है। पीजीआई जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हों जहाँ जो मरीजों की संख्या इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि कई मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह भी नहीं, स्ट्रेचर पर उन्हें डाला जाता है। स्ट्रेचर पर उनके लिए बेड भी नहीं है, आईसीयू वार्ड भी कोई घने बड़े नहीं है। इन पर काम किया जा रहा है और राज्य सरकार की ये योजना कई जिलों में नई मेडिकल कॉलेज बनाएगी और ये जो पलवल, जींद, कैथल, यमुनानगर और चरखी दादरी में नए मेडिकल कॉलेज ये बनाए जाएंगे और ये जो है जल्द से जल्द इनका काम शुरू करवाया जाएगा। अभी 2026 में ही नई मेडिकल कॉलेज बनने से बहुत बड़ा फायदा मिलने को जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज के साथ नए अस्पताल भी बनेंगे और आधुनिक उपकरण आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी और अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे बनेंगे और अच्छे इलाज की सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में जो लोगों को जाना पड़ता अब वो नहीं जाना पड़ेगा। MBBS सीटें बढ़ेंगी और यहाँ पे अच्छे से बड़े बड़े डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। तो ये हमने बताई आपको आज की 10 बड़ी खबरें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की न्यूज़ जानने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल उत्तर प्रदेश हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे